नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 17 के अंतर्गत जीके और जीएस के प्रश्न को शामिल कर रहे हैं। यानी कि अभी तक जितने भी सेट प्रैक्टिस हुए हैं, सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 17 तक, 17वां तो अभी हो रहा है, कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले जो है बस हम लोग जीके और जीएस को पहले टारगेट कर रखे हैं। सबसे पहले जीके और जीएस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा फोकस रीजनिंग की तरफ होगा। चूँकि साथियों रीजनिंग आपका स्कोरिंग सेक्शन होता है, अगर आप वहाँ पे 48 के आसपास अगर नंबर लाते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और आपको जीके जीएस से 50 के आसपास, 50 के अराउंड आपको मार्क्स उठाने पड़ेंगे। 45 48 आपको उठाने पड़ेंगे। मैथ से आपको 28 25 प्रश्न आएंगे, तो 18 से 20 के आसपास ले जाना होगा। तो आपका मैथ में कितना पकड़ है वह आप पे डिपेंड करता है। सभी स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है, तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से काम करें। ठीक है, आपको अपना स्ट्रेंथ और अपना वीक पॉइंट पता होता है ना। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं सेट नंबर 17 के पहले प्रश्न के साथ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। आपको समय समय पर जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है, या अधिकतर टाइम साथियों आपको नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो वहाँ से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। और हमारा यहाँ पे कुल 100 सेट कंप्लीट करने का टारगेट है। एग्जामिनेशन तक हम लोग 100+ सेट प्रैक्टिस करने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, 100 सेट प्रैक्टिस आपके जीके जीएस के होंगे, 100 आपके रीजनिंग के होंगे और 100 आपके मैथ के होंगे। इनमें से कम एटलीस्ट 100 जीके जीएस, 100 रीजनिंग और 50 मैथ के सेट प्रैक्टिस को हम लोग कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तो आप साथियों एग्जामिनेशन तक हमारे चैनल पे बने रहेंगे और आपका एक सीट रिजर्व होगा, यह मुझे यहाँ से उम्मीद है। चलिए देखते हैं। और इसके साथ आप रीजनिंग के लिए, है ना, अपने पास जो भी आपका सेट प्रैक्टिस होगा वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब हम लोग सेट प्रैक्टिस पे आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका पकड़ रहेगा, तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी। तो चलिए अभी बिना समय गंवाए हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? घुड़खर बोले तो एक गधा होता है, जंगली गधा। ठीक है, तो यह कक्षरन है, लघु कक्षरन, जो कि क्या है, घुड़खर का एक प्राकृतिक आवास है। यहाँ पे वो अधिकतर संख्या में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको ऐसे बोलते हैं, है ना, SGSY, वर्ष डैश में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत जो है 1999 से 2000 के समय में इसे शुरू किया गया था। क्या नाम था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें जो है स्वरोजगार, इसके पहलू पर ध्यान दिया गया था। इस योजना का मेन उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो वह आपका गरीबी रेखा से जो ऊपर गरीब परिवार को आय जनरेटिंग संपत्ति प्रदान करके उन्हें लाने के लिए एक क्रेडिट सह सब्सिडी प्रदान करना है। यानी कि जो भी लोग गरीबी रेखा के ऊपर, है ना, गरीबी रेखा के ऊपर स्वायत्त इस योजना का, ठीक है ना, लाभ उठा रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए यह स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार प्लान लाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो यह आपका हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। यह भारत के हैदराबाद में स्थित है और इस संग्रहालय में नवाब तुराब अली खान, जिन्हें सालार जंग प्रथम के नाम से जाना जाता है, वह यहीं से संबंधित है, हैदराबाद से। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4, चाणक्य डैश के शासनकाल में प्रधान आमंत्रित थे? तो साथियों चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था और चंद्रगुप्त मौर्य के यह प्रधानमंत्री थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु भी थे। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया था? प्रशिक्षित किया था। सारा कार्य चाणक्य के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से
कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? टेनिस से संबंध इसमें से किसका है? रोहन बोपन्ना जो है इनका संबंध टेनिस से है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? यानी कि राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना ही होगा, अनिवार्य होगा। तो यह जो संविधान संशोधन अधिनियम था वह 24वां 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसके माध्यम से राष्ट्रपति को किसी भी अधिनियम पर जो कि संवैधानिक संशोधन विधेयक है, विधेयक की बात कर रहा है ना, उस विधेयक पर अपनी सहमति को देना अनिवार्य कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 7, बाल न्याय बच्चों के देखभाल और संरक्षण से संबंधित इस विधेयक 2014 की किस बात की अनुमति देता है? जो यह विधेयक 2014 है, बाल न्याय विधेयक 2014, इसके अंतर्गत 16 से 18 वर्ष की एज की जो भी किशोर होंगे, बच्चे होंगे, उनको जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। फिर से पढ़ते हैं, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ना है। बाल न्याय जो है, जो कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण से संबंधित है, इस विधेयक 2014 में किस बात की अनुमति दी गई थी? इसमें क्या कहा गया था कि 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोर हैं, ठीक है, बच्चे तो नहीं होंगे, किशोर है, जघन्य अपराध के लिए वयस्क की तरह ही इनको सजा देगी, पनिश किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8, धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए यानी कि क्रेडिट देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के द्वारा डैश बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार में निर्गत किए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है मसाला बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? धन जुटाना भारतीय कंपनी को उधार देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है फिनेंशियल एजेंसीज जो होती है वो मसाला बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार के लिए निर्गत किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, अजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? अजी लामू जो है एक प्रकार का लोक नृत्य है और यह अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे किया जाता है और इस नृत्य को जो है मोनपा समुदाय के द्वारा किया जाता है, मोनपा समुदाय के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीडिया इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की? इसकी शुरुआत जो है वह भारत और रूस के द्वारा की गई थी। नीति आयोग की एक प्रमुख पहल थी अटल नवाचार मिशन, जो कि रूस के साइरस ने मिलकर साइरस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया था। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पहाड़ी से है? नीलगिरी पहाड़ी का संबंध टोडा जनजाति से है। ठीक है, टोडा जनजाति नीलगिरी के बीहर प्रांत में निवास करते हैं। नीलगिरी का जो बीहर प्रांत है वहाँ पे यह निवास करते हैं, इनका निवास स्थान है। प्रश्न संख्या 12, 12 नंबर क्वेश्चन, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मीजो हिल्स, ठीक है, और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? मीजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को कौन सी जोड़ती है? चीन जोड़ती है। कौन सी पहाड़ी? चीन की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। चीन हिल्स जो है, चीन हिल्स भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों में मीजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। चीन हिल्स में वनों की पहाड़ी श्रृंखलाएं शामिल होती है। प्रश्न संख्या 13, डैश 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। यानी कि जब ब्रिटिश भारत था, यानी कि ब्रिटिश के अधीन भारत था, गुलाम था, उस समय पूछा गया था ग्रीष्मकालीन राजधानी 1864 से 1939 के मध्य कौन रही थी? तो यह था शिमला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 14, किसी देश की औसत आय, इसकी गणना कैसे की जाती है? तो यहाँ के देश की जो कुल आय है इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है जिसमें 4000 क्या है इनकम होता है, मतलब 4000 कलेक्शन होता है। कलेक्शन का क्लास से इनकम थोड़ी होगा, तो कलेक्शन होता है,
ठीक है, फी कलेक्शन हो जाए या उनके द्वारा किसी फंक्शन के लिए पैसे इकट्ठा किए जाते हैं। तो 4,000 रुपया इकट्ठा किया जाते हैं और 40 स्टूडेंट है, तो क्या किया जाएगा, टोटल पैसा में बटा कितना, जितना नंबर ऑफ होगा पीपुल, तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज निकलता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या निकलेगा, जब कुल आय को, टोटल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करेंगे तब क्या निकलेगा, औसत आय निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 15, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 16, डैश उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमत पर यानी कि हाई प्राइस में बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो यह क्या हो जाता है, वाणिज्यिक हो जाता है। वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्स, है ना, कॉमर्शियलाइजेशन उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः जो है व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर उसे जो है हाई प्राइस में बेचा जाता है। प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। इसे बीजांड कहते हैं। बीजांड वह संरचना होती है जो जीव सृष्टि को जन्म देती है। फूल के अंडाशय के अंदर बहुत सी छोटी छोटी गोलाकार संरचना पाई जाती है और उसे बीजांड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए, इस घर के तहत जो भी ट्रांसजेंडर के बच्चे होंगे उसकी देखभाल, उसका प्रोटेक्शन होगा, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो या किसी भी मसला हो, उसका सुरक्षा और देखभाल किया जाएगा। और इस तरह का पहला घर जो है वो बेंगलुरु में खोला गया है ना, प्रथम घर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 19, महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, इनके नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने डैश में फीफा विश्व कप का खिताब जीता था। तो फीफा विश्व कप ने माराडोना के, ठीक है ना, नेतृत्व में 1986 में फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। अर्जेंटीना की बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो यह है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल का लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से साथियों करेक्ट आंसर बनेगा। जब दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती। लेकिन उनके वस्तुओं के बीच की जो दूरी होती है उसका क्या होता है, रिवर्स प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप तब तक वीडियो को लाइक करते चलेंगे, ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न संख्या 21, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। यह 2011 के जनगणना के समय की बात कर रहा है। तो उसके समय में जो है ना, जो 7 वर्ष से अधिक उम्र का है, 7 से कम नहीं, जो व्यक्ति किसी भी भाषा को समझने में सक्षम है, समझ सकता है, ठीक है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, तो वह क्या है, उसको लिटरेट माना जाएगा, ठीक है, साक्षर माना जाएगा। ऐसा प्रावधान था पहले। प्रश्न संख्या 22, समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है। समुद्री निकाय और समुद्र में सबसे पहले आप जानते होंगे खारा पानी होता है उसका, ठीक है, तो सीधी सी बात है खारा पानी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का जो कुल भाग है उसमें 2/3 भागों पर जल है, ठीक है, और जल 5 महासागरों के 5 महासागर जो है उसमें विभाजित होता है। यह जल जो है 2/3 जो है, यह जल जो है वह 5 महासागरों से मिलकर बना है। कितने, 5 महासागरों में यह विभाजित हो जाता है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, है ना, इस तरीके से कुल 5 महासागर होते हैं, है ना, अंटार्कटिका महासागर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या
23। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष से आरंभ किया गया था? तो इसका आरंभ किया गया था वह 1954 से। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई और पहला भारत रत्न पुरस्कार जो है वह राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ORS जिसका पूर्ण रूप होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसकी अनुशंसा डैश से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। तो क्या होता है, जिनमें पानी की कमी हो जाती है, दस्त होता है, डायरिया, उस दौरान इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दूषित भोजन खाने से दस्त, डायरिया जैसी डेंजरस जो है वह डिजीज पैदा होती है और इस बीमारी को हैजा या कोलेरिया भी कहा जाता है। यह विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से होता है, इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपको जरा सा भी एक बार स्मरण रहेगा तो ऑप्शन के अनुसार एग्जामिनेशन में प्रश्न आएगा तो आप उसे वहाँ से करेक्ट कर पाएंगे। विब्रियो कोलोरी नामक एक जीवाणु होता है, कोलेरी नामक जीवाणु, ठीक है, जीवाणु, और इसी जीवाणु से जो है यह दस्त, डायरिया जो है अगर बात करें तो यह फैलता है। हैजा की अगर बात करें तो यह हैजा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हैजा जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, किससे फैलता है, तो आपको जीवाणु आंसर करेक्ट करना है। प्रश्न संख्या 25। 1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल का नवाब बना था। तो इससे पहले कौन था, मीर कासिम, ठीक है। उसके बाद यह 1756 में सिराजुद्दौला जो है वह बंगाल का नवाब बना था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना। प्रश्न संख्या 26। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEG, प्रधानमंत्री एम्प्लॉय, ठीक है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉय गारंटी क्या है, प्रोजेक्ट। इसमें व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? इसके माध्यम से कुल 10 लागत, अधिकतम लागत की बात कर रहा है, मैक्सिमम, तो यह 10 लाख है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2008 में। ठीक है, 2008 में इसकी शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम के द्वारा स्वरोजगार से जुड़ने हेतु जो युवा बेरोजगार थे, यंग जो है अनएम्प्लॉय पर्सन थे, उनको 10 लाख अधिकतम लागत तक का व्यापार शुरू करने की इसमें सुविधा प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो इसे प्रत्येक साल 1 दिसंबर को एड्स से जागरूकता के लिए, एड्स के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लोग इसके बारे में समझे, जाने और इससे अधिक से अधिक बचने का प्रयास करें। ठीक है, जो भी इससे जुड़ी है इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे प्रत्येक साल एड्स के प्रति जागरूक होने के लिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स की अगर बात करें तो उसका पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। प्रश्न संख्या 28। डैश एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, बीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? यानी कि जब ईस्ट इंडिया इस लड़ाई में लड़ी थी, इस लड़ाई में तो क्या किया था, ईस्ट इंडिया के द्वारा मैसूर पर कब्जा कर लिया गया था। तो यह लड़ाई थी बक्सर की लड़ाई, जो कि क्या हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर की लड़ाई हुई थी, सीधी सी बात है। लेकिन बक्सर की लड़ाई जब हुई थी उसमें आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मैसूर पर नहीं हुआ था। मैसूर पर कब हुआ था, पलासी की लड़ाई, जो कि कब हुआ था 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को। और इस पलासी के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होने लगा था। ठीक है, शुरुआत हुई थी। और जब 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने जो बक्सर का युद्ध जीता था उसमें अंग्रेजी हुकूमत का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक है,
चलिए, और इसमें जो है स्वर्ग से उतरा हुआ सेना का संज्ञा रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न। पूछा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। यह जुर्माना ₹100 तक बढ़ाया जा सकता है। साथियों, 10,000 तक का जुर्माना हो जाएगा, है ना, 10,000 तक जुर्माना, तथा इन दोनों के साथ 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है और यह जुर्माना 10,000 तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 कहीं भी नहीं है। ठीक है, एक बार साथियों आप खुद से इसे चेक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 10,000 कहीं नहीं है, मुझे ध्यान था, मुझे स्मरण था 10,000, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रहा है। तो एक बार आप इसे चेक करेंगे, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10,000। 10,000 मेरा आंसर है, और आप एक बार चेक करेंगे, आप प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31। देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को डैश कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? जब लोग क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अथवा देश से बाहर जाते हैं, तो इसे प्रवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रवास यानी कि माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32। डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर यानी कि पैरेलल, है ना, पैरेलल बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती है। तो यह कौन हो जाएगा? हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदी है, एक दूसरे के विपरीत समानांतर बहती है। ठीक है, एक इधर बहेगी, मान लीजिए एक इधर जा रही है तो एक इधर जाएगी, ठीक ना, विपरीत समानांतर बहती है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग भागों में अपने जल को गिराती है। ठीक है, यानी कि जैसे एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो एक कहाँ गिरेगी, ठीक है ना, खंबात की खाड़ी। एक अरब सागर में गिरेगी तो बंगाल, मतलब इस तरीके से। तो नर्मदा जो है अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है, नर्मदा का जल जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। और तब ताप्ती नदी है, उसका जो है वह उसका जो है पानी, उसका जो है जल, वह ताप्ती नदी की का जल जो है वो अरब सागर में गिरता है। तो साथियों इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? ऐसा कौन हो जाएगा? तो यह है एक्सोप्लैनेट। ऑप्शन नंबर बी। बहिर्ग्रह वे ग्रह होते हैं जो आकाशगंगा में मौजूद होकर किसी तारे की परिक्रमा करते हैं तथा सौरमंडल की परिक्रमा नहीं करते हैं। वो क्या करेगा? तारे की परिक्रमा करेगा। 1 सितंबर 2018 तक 3830 बहिर्ग्रहों की खोज की जा चुकी है, उनमें से एक एक्सोप्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 34। विश्व बैंक के द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? भारत को किस आय वर्ग की श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को निम्न मध्य आय ग्रुप में रखा गया है विश्व बैंक के द्वारा वर्गीकृत, क्लासिफाइड या क्लासिफिकेशन सकल राष्ट्रीय इनकम के आधार पर, आय के आधार पर। प्रश्न संख्या 35। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें स्मैश, ड्यूस, इसका यूज होता है, लेकिन स्कूप का प्रयोग नहीं होता है। स्कूप किस में होता है? क्रिकेट में, है ना, क्रिकेट में पीछे की तरफ बैठ के स्कूप किया जाता है, तो यह स्कूप शब्द जो है वह क्रिकेट में यूज होता है, लॉन टेनिस में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में साथियों अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? यानी कि अनुच्छेद 17 के माध्यम से छुआछूत, अस्पृश्यता को उसका उन्मूलन किया गया, उसका अंत किया गया। प्रश्न संख्या 37। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था। नरेंद्र मोदी ने साथियों राजस्थान में, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस की प्रतिमा का अनावरण किया था, उद्घाटन किया था। और यह कहाँ पे पड़ता है?
राजस्थान के पाली में पड़ता है, यह राजस्थान के पाली में पड़ता है। और यह जो मूर्ति है वह विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की है, विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की यह मूर्ति है। ठीक है, और इसकी साथियों 151 मीटर की ऊंचाई है, 151 इंच की। ठीक है, 151 इंच की इनकी ऊंचाई है। अष्टधातुओं से निर्मित यह मूर्ति है जिसकी स्थापना राजस्थान के पाली में की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल डैश में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह कहाँ पे प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम में। ठीक है, बुर्जहोम में जमीनी खुदाई में जब जमीन का खुदाई किया गया तो वहाँ से सीढ़ियों तथा माली के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इससे हमें मालिक व पशुओं के अति प्रेम की जानकारी प्राप्त होती है। इसे R37 के रूप में जाना जाता है, इसे R37 के रूप में डिकोड किया गया है। प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न में है कि खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? यह खुल्लम नृत्य जो है वह मिजोरम में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 वेट्टी शासकों के द्वारा जबरन वेट्टी डैश शासकों किस शासकों के द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया कर था? तो यह एक टैक्सेस था जिसको वेट्टी के नाम से जाना जाता था। और यह जो है चोल काल में, ठीक है, चोल शासक के समय में जबरदस्ती इस टैक्स को जिसको वेट्टी कहा जाता था उसका वसूल किया जाता था। प्रश्न संख्या 41 अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? इस प्रोग्राम को जो है वह अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है। प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित में से कौन सी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? ठीक है ना, तो यह आयोजन जो है वह जम्मू और कश्मीर यहाँ के डोगरा संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिनों का यह बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जम्मू और कश्मीर में। प्रश्न संख्या 43 सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है जिसने अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो यह जो दिया गया है सी राधाकृष्ण राव को दिया गया है जो कि क्या है? प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद है। प्रश्न संख्या 44 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है जो दर्शाता है कि 2018 में 2.967 यानी कि 2.967 से 4 वर्षों में देशों की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 200 की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, कितनी वृद्धि दर्ज हुई है? 200 की। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 45 बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है ना, जिसको BPDB के नाम से जानते हैं, इसको अडानी पावर ने गोड्डा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका पड़ेगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। यह जो है 450 मेगावाट बिजली मिली है और इसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? बढ़ा करके 750 मेगावाट कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 46 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार जो है वह ब्राज़ील के अमेजन की मुड्रुक स्वदेशी महिला है एलेसेंड्रा कोराप है। इनको 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 47 वयोवृद्ध राजनीतिक और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यह बने हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति।
वह क्या है, राजनीतिज्ञ है और साथ ही साथ पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, शहाबुद्दीन चुप्पू। उन्होंने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? तो यह खोला जाएगा जाइपेक्स के द्वारा। ठीक है, जाइपेक्स है जो कि उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र जो है स्थापित करेगा, खोलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। यह जो है यह प्लांट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में क्या होगा, शुरू किया जाएगा, खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 49, 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? तो यह जो है परछाई साथियों जिसको बोलते हैं, तो यह बेंगलुरु में देखा गया था। ठीक है, बेंगलुरु में लोगों ने एक अनोखी घटना का अनुभव किया। उसमें क्या हुआ था, वो जब सतह पर थे यानी कि पृथ्वी पर खड़े थे तो सतह से उसकी क्या थी, परछाई यानी कि छाया गायब थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। साथियों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या 50, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है, क्या सब्जेक्ट था इसका? तो त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और आईपी। यह विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय था, त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला आईपी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 51, डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज और योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके लिए जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच मोबिलाइज योर सिटी इस कार्यक्रम के लिए एक अनुबंध ज्ञापन पर, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। प्रश्न संख्या 52, संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे कहीं आपको जिंक नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जस्ता। ऑप्शन नंबर बी, यही आपका क्या है, जिंक है। गैल्वनाइजेशन के लिए जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है। किसकी संख्या के बराबर होती है? तो ये हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 54, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है? पौधे के शीर्ष की बात कर रहा है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो साथियों यह हार्मोन है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन पादप हार्मोन जिनकी सांद्रता पौधे के शीर्ष पर अधिक हो जाती है लेकिन जब जड़ों के नज़दीक पहुंचती है तो वह कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करें साइटोकाइनिन की, तो यह क्या है, कोशिका विभाजन का काम करता है, सेल डिवीजन का काम करता है, सेल डिवीजन, जिसको आप कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन का काम किया जाता है साइटोकाइनिन के द्वारा। इसके अलावा बात करें एथिलीन हार्मोन का, ठीक है, तो यह एथिलीन हार्मोन जो है उसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जिब्रेलिन हार्मोन जो है वह पत्तियों में, जो पत्ती होता है वह पत्तियों में वृद्धि में सहायक होता है, पत्तियों के वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर यानी कि एम्फीबिलिया की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से कौन उभयचर नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है, तो कबूतर जो है साथियों उभयचर, बिल्ली, कछुआ, ठीक है, लेकिन टोड जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? देखिए
भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भौतिक भूगोल विज्ञान, भौतिक भूगोल की वह शाखा यानी कि भौतिक भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इसके लिए यह शाखा स्थलाकृति और उनकी उत्पत्ति से संबंधित प्रक्रियाओं के स्टडी के लिए इस भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है नहीं है। देखिए तांबा जो है वह अलौह धात्विक खनिज है, बॉक्साइट है, लेड है। अभ्रक क्या है, एक अलौह धात्विक खनिज नहीं है। 57 का ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भौतिक पदार्थ जो कि खान से खोदकर निकाले जाते हैं वही खनिज कहलाते हैं, खान से जो खोद के निकाले जाते हैं। प्रश्न संख्या 58 निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो यह क्या है, जाति। जाति के आधार पर जीवधारियों का क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 59 निम्नलिखित में से कौन, इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। साथियों हाइड्रोजन बम है। ठीक है, हाइड्रोजन बम एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक परमाणु प्रतिक्रिया होती है जो अत्यधिक उच्च तापमान पर घटित होती है। इस प्रक्रिया में छोटे जो नाभिक होते हैं उनका एक बड़े नाभिकों में क्या होता है, संयोजन होता है, जुड़ता है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा इससे निकलती है। प्रश्न संख्या 60 विटामिन सी की कमी से इसमें से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी जानते हैं स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। झुर्री बन जाता है विटामिन सी की कमी से, है ना, स्किन ग्लो नहीं हो पाता है, झुर्रियाँ बन जाती है, स्कर्वी हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं। NPK का क्या अर्थ होता है। इसका मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। पोटेशियम को के से दर्शाते हैं, पोटेशियम को साथियों के से दर्शाया जाता है ना। इस पी का अर्थ होता है फास्फोरस, यह होता है आपका फास्फोरस, और यह आपका होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। तो ऐसा कहाँ से ऑप्शन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। किस विटामिन के द्वारा हमारी आँखें और त्वचा स्वस्थ रहती है। तो ये हो जाएगा विटामिन ए। आप सुनते होंगे विटामिन ए की कमी से जो दृष्टिहीनता यानी कम दिखाई पड़ना या रतौंधी की बीमारी होती है। प्रश्न संख्या 63 प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जिसको PROM जानते हैं। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ना, का संक्षिप्त रूप क्या है, PROM। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब होता है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 64 उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। किसके अंतर्गत, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। कार्यशील पूंजी का उत्पादन वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल और नकदी शामिल होता है, कैश शामिल होते हैं। कार्यशील पूंजी व्यवस्था के दैनिक क्रियाकलाप को यानी कि डेली जो अगर बात करें एक्टिविटी हो उसको पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 65 साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। उसे स्वपोषी करते हैं, खुद से अपना पोषण करते हैं, दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, उसे स्वपोषी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 66 निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर इनमें से नहीं है। तो ए का सुपर कंप्यूटर है, परम सुपर कंप्यूटर है, क्रे सुपर कंप्यूटर है, PD है साथियों आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है। क्या है, एक बिना कीबोर्ड का मोबाइल डिवाइस है। PDA क्या है, मोबाइल डिवाइस है।
मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, बिना कीबोर्ड का। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? देखिए, विद्युत उत्पादन, परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम होता है किसमें? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है। परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना में उच्च लागत आती है। प्रयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान, ठीक है, इसके अंतर्गत है। लेकिन विद्युत उत्पादन इसका क्या है? एक प्रमुख दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर साथियों 67 का बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 68, डेंटल कैरीज यानी कि दंत क्षय, इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है इस स्थिति में, क्षय मतलब क्या होता है? टूटना, गिरना, तो दांत क्या हो जाएगा? दांत क्या हो जाएगा साथियों? दंत क्षय में दांतों का सड़ना हो जाएगा, ठीक है ना, दंत क्षय। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। और जब दांत झड़ते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। तो इस तरीके से अगर बात करें कि अगर दांतों में कैल्शियम की मात्रा कम होगी, ठीक है, तो दांत कमज़ोर बनेंगे, लेकिन अब बैक्टीरिया पनपेगा तो दांत सड़ने लगेंगे। प्रश्न संख्या 69, उन पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? उसे हम प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं। एक अगर बात करें, श्रोता और परावर्तक के बीच स्पष्ट सुनने की यानी प्रतिध्वनि जो है वह सुनने की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट ध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी है 17 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 69 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 70, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? इसे हम तारामंडल के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र के नाम से जाना जाता था। आधुनिक काल में तारामंडल उन्हीं तारों का एक समूह होता है। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? साथियों यहाँ पे सिलिकॉन उपधातु है, जबकि सीसा, ब्रोमीन और सोना ये सब क्या है? आपके धातु हैं। प्रश्न संख्या 72, विशिष्टता द्वैत है ना, विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन के संस्थापक यानी कि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह किया था रामानुजाचार्य के द्वारा। विशिष्ट द्वैतावाद सिद्धांत का जो है संस्थापक यानी कि उसका प्रतिपादन रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्राणी जगत के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा कोएनोजोआ, ठीक है, कोएनोजोआ। साथियों एक अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है, सॉरी कोएनोजोआ नहीं साथियों, मेटाजोआ, ठीक है ना, मेटाजोआ होगा, सॉरी, मेटाजोआ जो है उसको प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न संख्या 74, किसी चट्टान में नतवलन यानी कि डाउनफॉल को क्या कहा जाता है? इसे अभिनति के नाम से जानते हैं, ठीक है, अभिनति जो है इसको अभिनति कहा जाता है। किसी भी चट्टान के नतवलन को अभिनति कहते हैं। अभिनति क्या होता है? अभिनति वह वलन हो जो अवनत होता है। वलन में दोनों फलन क्षारीय तल की ओर नत होते हैं तथा नवीन शिला संस्तर ऊपर की ओर केंद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। यह तो साथियों किताबी ज्ञान था, ठीक है। देखिए प्रश्न को एक बार अगर फिर से सोचेंगे, इतना टफ प्रश्न नहीं है लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ है। डाउनफॉल है, नीचे की अगर बात करें उसको जो है अभिनति कहा जाता है, ठीक है, सीधी सीधी बात समझना है। और इसे आप अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो आप एक बार रट्टा मार लें, इसे नहीं समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, चूँकि साथियों बहुत सारे प्रश्न जो है उसका शाब्दिक अर्थ समझ में नहीं आता है, हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, और इसका अगर इंग्लिश रहता है तो वो ज़्यादा समझ में आ जाता है। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? जम्मू कश्मीर में आपका जो है वह दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इस उद्यान की स्थापना, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी, ठीक है। इस पार्क की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 2990 मीटर है, जो कि 141 किलोमीटर स्क्वायर में यह जो है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77,
76 नंबर प्रश्न रह गया है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम क्या था आप सभी जानते हैं, वर्धमान। ऑप्शन नंबर डी, 76 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनका जन्म जो है वह कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, 599 वर्ष पूर्व हुआ था, 599 ईसा पूर्व कह सकते हैं इनका जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के संस्थापक थे, ठीक है ना, अनुयायी क्या थे या संस्थापक थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है, 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे, अंतिम तीर्थकर थे। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो यह हो जाएगा आपका गगन। गगन भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। मिशन गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान है। गगन का मुख्य उद्देश्य जीवन सुरक्षा उपयोग के लिए प्राण योग्य उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली की स्थापना करना है। प्रश्न संख्या 78, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? होंगे नहीं साथियों, हो चुके हैं, क्योंकि 2022 की अगर बात कर रहा है तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बर्मिंघम में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पहला राष्ट्रमंडल खेल की अगर बात करें, पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सॉरी, कब किया गया था? 1930 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, ठीक है। 78 का आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाता था? बर्मिंघम, आंसर छूट गया था ना। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में, ठीक है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में 27 जुलाई से। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो यह आपका केरल में देखने को मिला था, निपाह संक्रमण प्रकोप। WHO के अनुसार निपाह एक जूनोटिक वायरस है। निपाह क्या है? निपाह एक जूनोटिक वायरस है। आपको एग्जामिनेशन में साथियों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, नोट कर लीजिए, तो नहीं तो आप कहिएगा कि आप बताएं नहीं। आपको पूछा जाएगा कि निपाह जो है संक्रमण किसके कारण होता है? तो कोई भी संक्रमण साथियों वायरस के कारण होता है। सीधे सीधे याद रखेंगे एग्जामिनेशन में, और इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो यह मामला केरल में देखने को मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका इसकी प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रशासनिक राजधानी क्या हो जाएगी? प्रिटोरिया। ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक राजधानी की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 81, अस्थाई ई परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध है अस्थाई एजुकेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से संबंध है इसका। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? देखिए कह रहा है कि नहीं है इसमें से कौन? सरीसृप, ठीक है, अर्केनीड कीट और मोलास्का प्राणी वह अकशेरुकी प्राणियों में शामिल होता है, और सरीसृप जो है यह इसके अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है जम्मू और कश्मीर में है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट। इस सुरंग की अगर बात करें तो भारत की यह सबसे लंबी टनल होगी, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है, ठीक है, 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह टनल दोहरी दिशाओं वाली एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। यह सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर बालाटाल और मीनामार के बीच बनेगी। प्रश्न संख्या 84, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू इनकी फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना है। ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन ग्रीन को वर्ष 2018 में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 85, जो कि साथियों इस सेट नंबर 17 का अंतिम प्रश्न है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल, यानी कि सड़क तो है ही है, उसी पुल के नीचे एक और बना हुआ जिसमें रेल भी है, सड़क के साथ साथ रेल पुल भी है। वह साथियों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है, वह है आपका बोगीबील ब्रिज, ठीक है।
असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल बोगीबील ब्रिज कहलाता है। यह पुल असम के धमाजी जिला में पड़ता है। यह असम के धमाजी जिला में डिब्रूगढ़ जिले को जोड़ता है। डिब्रूगढ़ जिले को यह जोड़ता है और इस पर कार्य जो है वह 2002 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट को जोड़ता है। इस ब्रिज की लंबाई जो है वह 4.94 किलोमीटर है। तो साथियों, इस तरीके से सेट नंबर 17 कंप्लीट हुआ और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में सेट नंबर 18 के साथ। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देख जाएंगे। जो भी आपके वीडियो मिस हुए हैं प्लेलिस्ट में वो सारे आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। यहाँ पे आपको बिहार एसएससी का कुल 100+ सेट प्रैक्टिस कराए जाने हैं, तो आप इस कड़ी से ज़रूर जुड़ेंगे। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।